बदलेगा अब देश का चुनावी सिस्टम या फिर बढ़ेगी तनातनी? ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है और सर्वोच्च अदालत ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक पैनल बनाने का फैसला दिया है। खास बात यह है कि पैनल में कौन शामिल है। पैनल में पीएम शामिल हैं, पैनल में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे। यही पैनल मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का सिलेक्शन करेगी। हालांकि अंतिम फैसला राष्ट्रपति का होगा। कोर्ट के इस आदेश के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर यह फैसला इतना अहम क्यों है और इससे चुनावी प्रक्रिया पर आगे क्या असर पड़ सकता है। क्या सरकार कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे सकती है? यह फैसला कब से लागू किया जा सकता है? ये वो अहम तमाम सवाल हैं जिसे हम समझेंगे आज। विस्तृत चर्चा की शुरुआत प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में करेंगे। बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए आपको दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रूबरू करवाते हैं अपने दोनों खास मेहमानों का। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी जुड़े हुए हैं। ही इज द फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर अमीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। उनके साथ ही हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट कम रिसर्चर प्रोफेसर रौनकी राम जी भी जुड़ चुके हैं। उनसे भी इस पूरे मसले को हम समझने की कोशिश करेंगे। दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत सर। सबसे पहले अमीन जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, क्योंकि आरोप हमेशा लगता आया है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पाता है और विपक्ष के भी हर कहीं चुनावों में ये जो आरोप हैं वो देखने को मिलते हैं, हमें सुनने को मिलते हैं और यानी कि संवैधानिक संस्था पर जो उंगली है वो हमेशा उठती रहती है। तो प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि सबका भरोसा जो है वो इस पर बना रहे, इसीलिए याचिकाएं दाखिल की गई थी। तो क्या कोर्ट का ये जो फैसला है देश के लिए क्रांति साबित होने वाला है? इस पर सबसे पहले आपकी टिप्पणी। देखिए, जहां तक सवाल है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाई गई या उठाई जाती रही है हमेशा कि इलेक्शन निष्पक्ष चुनाव नहीं कराता, मैं इस बात को सिरे से नकारता हूं और इसको मैं ये कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को इतना बड़ा कमीशन था और है, उसके लिए कभी भी संसद में कोई ऐसी बात नहीं आई जिससे कि उनको कुछ पावर्स दिए जा सकें और उस पर वो कड़ाई से उनका पालन कर सकें। ये सिर्फ उस वक्त होता था जब, और होता है कि जब एक इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है इलेक्शन कराने के लिए एज पर गवर्नमेंट, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कि उसको इलेक्शन कराना है उस स्टेट में या पार्लियामेंट के इलेक्शन कराने हैं। उस वक्त ये होता था और होता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया जाता है। उसी समय तक जब शुरू होता है और इलेक्शन की जब लिस्ट गवर्नर को या राष्ट्रपति को दे दी जाती है आफ्टर इलेक्शन, तो हमारे काम पूरे हो जाते हैं और उसी वक्त तक कुछ भी इसका डर रहता है और भय रहता है। सवाल इस बात का नहीं है कि जो उंगलियां उठती रही वो तो उठती रही हैं, उठती रहेंगी। मैं नहीं कह सकता हूं इस बात को कहां तक सही है और कहां तक क्या है, लेकिन जो मैंने कमीशन में रहने के बाद देखा है कि कमीशन निष्पक्ष रूप से काम करता है और इतनी बड़ी संस्था है, देश का चुनाव कराती आ रही है आजादी के बाद से, जब से शुरू हुआ चुनाव और आज तक कभी भी ऐसी कोई शिकायत मिली नहीं है हमारे अफसरों की। और अगर हमारे अफसरों को, इलेक्शन कमीशन के चुनाव अधिकारियों को कोई भी गलती करते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देखने का विषय है कि आप देखेंगी कि नेताओं को या जो पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको सजा देने के लिए चुनाव के पास कोई, आयोग के पास कोई ऐसे अधिकार क्षेत्र नहीं है। अगर कोई एफआईआर भी होती है तो कोर्ट में केस चलेगा, जबकि उसको इलेक्शन कमीशन को सीधा खुद अपने आप उसको देखना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं थे। मैं आपको वही कहना चाह रहा था, आप देखिए ना कि इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति होती थी वो अच्छी होती थी, ऐसा नहीं है, और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को लिया जाता था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते थे और उनकी देखी जाती थी सीआर वगैरह, और उसके बाद जो है गवर्नमेंट छानबीन करती थी। प्रॉब्लम यहाँ पर आई कि 20 साल जो 2022 में यानी लास्ट ईयर मैं कहूंगा कि जो चुनाव हुआ, चुनाव आयुक्त का चुनाव किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो थे मिस्टर अरुण गोयल। इनको कमिश्नर अपॉइंट किया गया। उस पर ये पोजीशन हुई कि रातों रात उनको जो है यानी कम समय के अंदर
मैं कहना चाहिए जो कम समय के अंदर इनको बहुत जल्दी ही उनको चुनाव आयुक्त तो अपॉइंट कर दिया गया। हाँ। इस बात की नाराजगी थी, पिटीशन तो चलते रहते थे, जी। इस बात की नाराजगी से क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आपत्ति दर्ज की कि भाई इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट कैसे हो गया, और पब्लिक को भी लगा ये फाइल न्यायालय के द्वारा मांगी गई, वो न्याय विभाग ने इनको भेज दी देखने के लिए। लेकिन आप ये देखिएगा, इस बात को अप्रिशिएट करेगी कि गवर्नमेंट ने कोई गलती नहीं की चुनाव के लिए अरुण गोयल के, ना उनकी मेरिट पे कोई प्रॉब्लम आई है, ना उनके करियर पे कोई प्रॉब्लम आई, ईमानदार अफसर हैं, सब कुछ है। लेकिन सिर्फ उनको ये तो शिकायत थी कि जल्दी से जल्दी किया गया, जिसके लिए सभी को आपत्ति थी कि इतनी जल्दी 24 घंटे के अंदर इनकी फाइल मंगाई गई और उनको नियुक्ति प्रदान कर दी गई। ये समस्याएं तो सर और भी थी पर नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उससे पहले। लेकिन आप ये देखिए, और उसके साथ साथ आप देखेंगे इस बात को कि जो हमारे कमिश्नर थे, कमिश्नर क्या है उसमें हमारे, आप देखिए इनका टाइम नहीं हुआ करता था। अभी फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ HS ब्रह्मा जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे, वो चीफ 1 महीने के लिए बने, सिर्फ समय नहीं था उनके पास, क्योंकि वो रिटायर होना था 65 ईयर्स में, तो उनको HS ब्रह्मा साहब को 1 महीने का मिला। अब आप देखिए MS गिल जो कांग्रेस के टाइम में अपॉइंट हुए थे, गिल साहब का, कि गिल साहब जो है तो इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं और उनको बनाया जाता है कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके बाद वो रिटायर होने के बाद क्या है उनको MP राज्यसभा बनाया गया और उनको मिनिस्टर बनाया गया। यानी उनकी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की एसोसिएशन दिखती थी, होती नहीं थी ज्यादा, लेकिन दिखती, जिसकी वजह से पब्लिक भी डाउट करती थी, न्यायालय भी डाउट करता था और मीडिया भी करता था। तो मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि जो ये वर्डिक्ट आया है इसका हम स्वागत करते हैं। हाँ। सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए। हाँ। जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जस्टिस ने दिया है उसको, और एक अच्छी प्रथा, मैं कहता हूँ ये माइलस्टोन साबित होगा, एक अच्छी प्रथा माइलस्टोन साबित होगा। हाँ, जल्दी से मैं टिप्पणी इस पर प्रोफेसर रॉनकीराम जी की भी लूंगी। सर यहाँ पर डॉक्टर अमीन साहब ने कहा है, पहले तो जो उंगलियां उठाई जाती हैं चुनाव आयोग पर, उसकी क्रेडिबिलिटी पर, वो तो सिरे से नकारते हैं, लेकिन फिर भी नौबत ये आती है कि ये जो बदलाव है वो लाना पड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, वर्डिक्ट आया है जिसे उन्होंने माइलस्टोन करार दिया है। आपसे सर इसकी टिप्पणी लेंगे, क्यों है ये अहम फैसला, क्या वाकई माइलस्टोन साबित होगा आगे आने वाले वक्त में? गीतोदय जी, आई एग्री विद डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड, as far as this verdict is concerned, इसमें बड़ी साफ है। पहला भी जो आर्टिकल 324 जिसके तहत इलेक्शन कमीशन का संगठन होता है, आर्टिकल 74 जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द कंसल्टेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर जो वो अपने एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन इसमें अभी जो फैसला हुआ है उसको हम ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल के जो स्पिरिट है उसमें प्लेस करके देखेंगे। देखिए, मीन साहब ने बड़ा अच्छा बोला है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन के बारे में जो उनकी कारगुजारी रही है उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, क्योंकि भारत एक महज ऐसा देश है जिसमें 1951-52 ऑनवर्ड्स जो जितने इलेक्शन हुए हैं वो एक वर्किंग डेमोक्रेसी, इतना बड़ा एरिया, इतने लोग, इतनी डाइवर्सिटी, इतना कुछ, वो जिसमें कि लोग तो करोड़ों में वोट देते हैं, तो लाखों में इलेक्शन मशीनरी, वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे, और इतनी फोर्सेस, दिस इज नॉट ए इजी थिंग, इट्स ए मैसिव थिंग। वहां पर इलेक्शन कमिश्नर जितने रहे हैं, दे ट्राई टू प्रेजेंट ए गुड टॉकिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन, कि जहां से लोगों की जो वहां पर आस्था है लोकतंत्र में, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शनियर प्रोसेस। ओके, अभी हमारा इलेक्शन कमीशन बहुत खरा उतरा है, लेकिन ये माना जाता है कि अब आपने इसको संगठन करना है, तो क्योंकि इलेक्शन तो किसी पार्टी का नहीं है, इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, तो उसकी जो गठन होना है वो भी बिल्कुल उसी तरह चाहिए। उसमें ये नहीं बोला गया कि इसमें क्या कमियां थी, उसमें ये बोला गया है कि लेट्स मेक इट ए मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव। यहाँ पर कैसे, यहाँ पर ये है कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया, लीडर ऑफ द अपोजिशन, अगर लीडर
लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं है, तो जो सबसे ज्यादा पार्टी है नेक्स्ट टू रूलिंग पार्टी, उसका लीडर जी और चीफ इंडिया, दे वुड do that. So no, this is the making it more and more transparent. ट्रांसपेरेंट। हाँ सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे मुझे रुकना है, लेकिन ये जो आपने आखिरी बात कही है कि क्योंकि 3 लोग जिसका नाम हम बार बार ले रहे हैं वो लोग इसके आप सिलेक्शन करेंगे, लेकिन सामंजस्य क्या बैठ पाएगा, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम इसे समझेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं अपील करूंगी अपने दर्शकों से जो इस वक्त हमें देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर, इस पर आपका क्या विचार है। थोड़ा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट के आए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले की बात आज हम कर रहे हैं। तो ऐसे में जब ये बदलाव आएगा तो क्या माना जाए कि इससे आने वाले वक्त में जो चुनावी सिस्टम है देश का वो बदलेगा या फिर तनातनी और बढ़ सकती है। इसे ही समझने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, एंड ही इज द फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एंड प्रोफेसर रौनकी राम जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पहली टिप्पणी उन्होंने इस आए फैसले पर दी है और माइलस्टोन करार दिया है। लेकिन एक बात, जो एक सवाल इसके साथ कुछ और अहम जुड़े हुए हैं। अमीन साहब, 3 लोग मिलकर क्योंकि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे, कोई दो राय नहीं है कि प्रोसीजर जो होगा वो ट्रांसपेरेंट रहेगा और इसका जो रिजल्ट है वो उतना ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट। कोई दो राय नहीं है कि क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं उठेंगे, लेकिन क्या वाकई ही माना जाए कि आगे जाकर कोई सवाल नहीं उठेंगे? देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आप तीसरा रेफरेंस लेंगी तो देखिए कि टीएन शेषन साहब ने एक अपने वीडियो में कहा है, उनका पुराना रिकॉर्डेड है, आप अगर जाएं तो देखें। अच्छा। कि उन्होंने यही कहा शुरू में कि हमें अगर 5 रुपए भी की खर्चा करना पड़ता है तो उसकी मुझे जो परमिशन है वो हमें लॉ मिनिस्ट्री से लेनी पड़ती है। यानी कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ बाउंडिंग थी, इसीलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इतना पावरफुल बनाया अपने रिजीम में और उसको दिखाया पब्लिक को और देश को कि हम संवैधानिक संस्था हैं, हम रियल में पावरफुल हैं, हम जो चाहेंगे देंगे। लेकिन वहीं पर आकर बात रुक जाती है, जहां पर मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्शन कमीशन का सिर्फ रोल जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू होता है उसके बाद तक रहता है, लेकिन उनके अंदर हाथी के दांत दिखाने के हैं, खाने के नहीं है। बस वो कोई काम नहीं हो सकता, बस पावरफुल बाहर से दिखते हैं, लेकिन ना उस तरह से उनके पावर थे, ना एक्शन ले सकते हैं। यहाँ जहां तक सवाल है फ्री एंड फेयर पोल का, उसमें कोई दो राय नहीं कि इलेक्शन कमीशन कराता है। अभी आर जी कह रहे थे इस बात को कि हम लोग इतना घुस के, यानी एक एक पोलिंग स्टेशन पे ईमानदारी बरती जाती है, क्योंकि आपको याद होगा कि जो पुराना सिस्टम था इलेक्शन कमीशन का कि उसे कराते थे, ये बैलेट पेपर होते थे और उनको लूट लिया जाता था और कई बार उस पे ये कहा गया कि इसमें कोई इंक होती है, ये होता है। लेकिन अब से जो चीजें आई, ईवीएम वगैरह आया और वीवीपैट आई, जी चीजें से बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन लगने लगा। होता तो था ही, लेकिन लोगों को दिखने भी लगा कि हाँ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है। अब जहां तक आप बात कही है कि इसमें ये जो बात कही गई है, तो मैंने आपको बताया कि अभी क्या हुआ, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर चुने गए थे उनमें मिस्टर गिल थे, तो गिल बाद में एमपी बने राज्यसभा के और मिनिस्टर बने। यानी उनका क्लियर कट था कि वो उनकी कांग्रेस की विचारधारा थी, उसके सपोर्टर थे। जहां तक सवाल है कम समय का, उसमें मैंने ब्रह्मा साहब का नाम लिया। हमारे आदरणीय ब्रह्मा साहब थे, एच.एस. ब्रह्मा साहब, उनको सिर्फ एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ 1 महीने का वक्त मिला। तो वो एक तो भी देखा है सुप्रीम कोर्ट ने और दुनिया ने कि उनको इतना समय नहीं मिल पाता। आप देखिए 2019 में अभी जो किया गया था सीबीआई का और ईडी का, उनको कम से कम 2 साल का पावर मिला है, 2 साल रहने के लिए। तो कोई डिसीजन या पॉलिसी बनाने के लिए जो है कमिश्नर्स को कुछ समय चाहिए होता है। अब यहाँ पर तो आए और आने के बाद रिटायर हो गए। तो सवाल इस बात का, जब ये जो फाइल जाती थी कमिश्नर के बाद, रूटीन है, तो कमिश्नर होते उन्हीं में से एक सीनियर कमिश्नर लाइक सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें फाइल पे उनके ऑर्डर्स हो जाते थे। लेकिन अब क्या है कि जो अभी आपने बात कही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि उसमें जो हमारे जो ईसी और सीसी चुने जाएंगे, उसके लिए क्या होगा कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री उनको रोल होगा, दूसरी बात माननीय सीजीआई होंगे और नेता प्रतिपक्ष होगा, जो भी होगा मेजॉरिटी में उसके सामने हो। तो ये क्या होगा कि तीनों के पास एक जो पैनल बनेगा,
3 आदमियों का जो मिनिमम पैनल बनेगा, वो पैनल जो है अधिकारियों का या जिनको लेना है उन अफसरों का, ये जाएगा, तीनों के पास जाएगा देखने के ठीक। लिए कि क्या क्वालिफिकेशन है, इनकी कहीं से रिलेशन है कि नहीं है, उनकी क्या पुरानी आईबी और उनके जो सीआर से उनकी क्या ठीक सर। पोजीशन है। हाँ, इससे मैं समझ गई। ठीक है, आई अग्री विद ऑल द पॉइंट्स यू आर सेइंग, लेकिन एक दूसरी बात भी तो है ना, मैं जिससे समझना चाहती हूँ वो दरअसल ये है कि देखिए 3 लोग हैं इसमें, सीजीआई है और विपक्ष की भी भूमिका रहेगी और पीएम की भी भूमिका रहेगी। कोई नाम देखिए सामने पीएम की ओर से रखा गया मान लीजिए, तो क्या विपक्ष को उस पर आपत्ति नहीं होगी? सीजीआई भी तो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ना तो सरकार पर भरोसा है सर और ना ही सरकार की ओर से नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति के ऊपर। अब देखिए सर, एक ये बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि अभी हमारे सामने रिसेंट एग्जांपल है हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई थी, और उस रिपोर्ट पे क्या हम देखते हैं, देखिए उस रिपोर्ट में अडानी की रिपोर्ट आई थी तो इन्वेस्टिगेशन के लिए सरकार ने कुछ पैनल गठन करवाने की गुजारिश के तौर पर कुछ नाम सुझाए थे, राइट। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर साफ तौर पर ना कर दिया। अब कोर्ट ही तय करेगी, तो सवाल तो अब भी उठता है कि कोऑर्डिनेशन इन तीनों में आखिर बैठेगा तो बैठेगा कैसे? फिर मामला लटक जाएगा नियुक्ति को लेकर। देखिए वो चीज अलग है, वो इंडस्ट्री का मामला है, इंडस्ट्रीज का मामला है और फॉरेन की रिपोर्ट्स का मामला है। हाँ जी। उसको बिल्कुल मामले को अलग कर दीजिए। आई थिंक आरआर साहब इस बात से एग्री करेंगे कि बिल्कुल ही उस मामले को अलग कर दीजिए, ये दूसरी चीज है। ये एक संवैधानिक संस्था है जिसको आप देख रही हैं, चीफ जस्टिस भी बनते हैं और हमारे कमिश्नर भी बनते हैं। और देखिए इसमें आप प्रोसीजर देखिए ना, यहाँ पे प्रोसीजर ये हो रहा है कि जो हमारे टॉप ऑफिसर्स होंगे, जिनकी क्रेडिबिलिटी होगी, जिन्होंने देश के लिए काम किया होगा, उनकी ईमानदारी होगी पूरी, ये सारा रिकॉर्ड होता है। डीओपीटी जो हमारा है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, उसके थ्रू जो सिलेक्शन होता है इन आईएएस अफसरों का, और उनके निगाह रखी जाती है उनके वर्किंग के ऊपर, उनके सीआर के ऊपर, और उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रही है देश के लिए, वो सब चीजें देखी जाएंगी और उनके साथ रिपोर्ट्स भी आएंगी। वो पर्सनल मामला है देश का, वो कोई एडनबर्ग की रिपोर्ट से लेना देना नहीं है, वो या अडानी जैसे लोगों से कोई लेना देना नहीं। वो जस्ट एक एग्जांपल था। फॉरेन की एजेंसी है, उससे इसको मत जोड़िए। ये हमारी संस्था जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इंडिया की है। जो ऑफिसर्स जो अपॉइंट किए जाएंगे वो टॉप ऑफिसर्स होंगे। उन टॉप ऑफिसर्स में क्या पैनल होता है, यानी एक नहीं जाएगा कि एक पीएम को पसंद है तो पसंद हो जाएगा, या सीजीआई को पसंद है पसंद हो जाएगा, एलओपी को पसंद है। ये 3 मिनिमम 3 होंगे और तीनों ही स्क्रूटनी होके टॉप तरीके से, सीक्रेट तरीके से आएगी और वो तीनों लोगों को फाइलें दी जाएंगी कि आप इनको देखिए। देखने के बाद जब मीटिंग होगी तो उसमें 2 लोग जो भी कहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 2 लोग जो भी कहेंगे, मतलब जो मेजॉरिटी कहेगी आउट ऑफ 3, जो 2% एग्री करेंगे उस पर डिसीजन होगा। आई थिंक इस बात से आरआर सब भी एग्री होंगे। ओके, ठीक है। प्रोफेसर रौनकीराम जी, मैं ये सवाल आपसे भी करूंगी। क्या ये जो सवाल अभी मैंने सर से किया था, अमीन सर से, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये तो वही हो जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति की प्रक्रिया को जो है वो जटिल बना दिया गया है? क्योंकि आज ना तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम वाले उस सूची पर हामी भरती है, और सेम एज सुप्रीम कोर्ट, ना ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार के रिकमेंडेशन पर हामी भरती है। तो एक म्यूचुअल कॉन्सेंट की मैं बात कर रही हूं इन तीनों के बीचों बीच। क्या आपको लगता है दिक्कतें आएंगी और नियुक्ति कहीं ना कहीं अटकेगी? ये तो पहले अमीन साहब ने बड़ा अच्छा बताया है। हाँ। देखिए लोकतंत्र में जो डिबेट के साथ, सलाह मशवरा के साथ, और लोकतंत्र में कंटेंशन जो है वो नेगेटिव नहीं माना जाता। लोकतंत्र में अगर आपकी असहमति है उसकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी किसी के साथ आपकी सहमति की है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में एक आवाज फाइनल नहीं है। लोकतंत्र में तमाम आवाजें अपनी अपनी जगह में फाइनल है और उनमें एक तरह से समतल बिठाना होता है, उनमें कंसेंसस लानी होती है। इसीलिए वहां पर एक मेजॉरिटी व्यू लिया जाता है कि अगर 3 है तो 2, अगर 4 है तो 3, अगर 6 है तो 5 और 3, कैसा भी हो। तो इसमें क्या है, एक किसी इस ऑफिस में उनको संगठन करने के लिए जिस भी शख्स ने, जिस भी अफसर को वहां लाना है, उसके बारे में पूरी तमाम तरीके से, जैसे और हाईएस्ट बॉडीज में अपॉइंटमेंट होती है, सिलेक्शन करते हैं, बहुत तरह से उसके डिफरेंट एंगल से
उनके बायोडाटा को, उनकी कारगुजारी को, उनके करेक्टर को, उनकी इंटेग्रिटी के बारे में सब कुछ अच्छी तरह के भापा जाता है। उसके बाद फिर बातचीत होगी। अब इतना बड़ा ऑफिस है जिसने इतने करोड़ लोगों के इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हाँ, उसमें जैसे अमीन साहब ने बोला था, ये बात के साथ साथ एक बात और इम्पोर्टेंट है कि द क्वेश्चन इज टू स्ट्रेंथन, टू एम्पावर द इंस्टीट्यूशन, टू फर्दर डीपन द डेमोक्रेसी। ये इसमें कोई ये नहीं है कि कोई उंगली उठी थी, कुछ डिफिकल्टी थी। हाँ, वो तो रहते ही है, पर पर्पज ये था, इसमें ये बात की थी 5 रुपए के लिए भी। तो अब जो पैसा है वो इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से आएगा, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं आएगा। ये इस बात को आप अंडरलाइन करिए ओके, कि इसमें उसका भी प्रबंध किया गया है, उसके बारे में भी प्रोविजन ऐड की गई है कि द मनी टू रन दिस इंस्टीट्यूशन, दिस हाईएस्ट बॉडी ऑफ within the democratic setup to conduct election. For that they need not to depend for any ministry हमें पैसा दो, उसका consolidated मनी होगा, उससे खर्च किया जाए। आइडिया is to strengthen it and to make it transparent. ट्रांसपेरेंट कैसे? आप सिलेक्शन प्रोसेस पूरा कर देंगे। स्ट्रेंथन कैसे? यू वॉन्ट इंटरफियर इन दैट, गिव देम पावर, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर बॉडी फॉर मनी। तो ये आइडिया है, इससे इंस्टीट्यूशन। और देखिए, पहले भी हमारा संविधान जो है उसमें पूरी तरह के साथ देयर आर प्रोविजंस कि कैसे जो ऑफिस बनाया जाएगा, कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर आएंगे। क्लियर जी। प्रोफेसर रौनकी राम जी और साथ ही साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी बहुत अच्छे से और तफसील से तमाम जो सवाल हैं उसे समझाने की हमें कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी सिस्टम में जो बदलाव है उसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो अब कैसे आएगी, विश्वसनीयता जो है वो इन बिटवीन अब आगे कैसे बढ़ेगी। कॉलर भी हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, भास्कर जी जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। सर, एक बार फिर से आप कॉल कीजिएगा बिकॉज आपका कॉल बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहाँ पे रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और बदलेगा चुनावी देश का चुनावी सिस्टम या फिर बढ़ेगी तनातनी, क्योंकि चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की हम बात कर रहे हैं जिस पर इस फैसले को ही समझने के लिए डॉक्टर अमीन और प्रोफेसर रौनकी राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनसे जान लेते हैं उनका क्या ओपिनियन है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद गीत जी, दोनों विशेषज्ञों को मेरा प्रणाम। गीत जी, प्रधानमंत्री जी, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों महानुभाव, तीनों योग्य व्यक्ति जिस वक्त सिलेक्शन करते हैं या करेंगे, वो तीनों की जो वेटेज है वोट की, वो उस वक्त बराबर की है। लेकिन जी, हमारी डेमोक्रेसी का एक रूल होता है, मेजॉरिटी रूल्स। तो जैसे प्रोफेसर नेकी राम जी ने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर 2-3 में से 2 व्यक्ति जिस नाम पर अपना उंगली रखते हैं तो उस नाम की तरफ जो ध्यान है वो विशेष तौर पे दिया जाएगा। और नेक्स्ट बात मैं ये कहूंगा कि जी, ये जो भी आज ये कार्य प्रणाली जी आज निर्धारित हो रही है, ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। हमारे जो चुनाव प्रणाली में काफी टाइम से सुधार हुए नहीं थे, तो ये एक बड़ी ही एक अच्छी डायरेक्शन में ये जो है ये समझदारी वाली बात है। तो इससे मतलब विश्वास जो है लोगों का सरकार में भी बढ़ेगा और हमारे निर्वाचन आयोग में भी बढ़ेगा। बाकी मैं एक बात जरूर अपने जो है डॉक्टर अमीन साहब जी से कहूंगा कि डॉक्टर साहब, बहुत पहले ये अक्सर कहा जाता था, मेरे जैसे नागरिक कहा करते थे कि बहुत से लोग जो है जो चुनाव प्रणाली में हिस्सा लेते हैं, कैंडिडेट्स, उनकी भाषा बड़ी अभद्र होती है। उस अभद्र भाषा के ऊपर वो कहते थे कोई लगाम है ही नहीं। क्यों? कि वो जो कैंडिडेट है वो रूलिंग जी, तो उस चीज के ऊपर जी कभी कोई हुआ नहीं आज तक सुधार। तो मुझे उम्मीद है कि ये नए तरीके आने से शायद उस चीज के ऊपर थोड़ा सुधार हो जाएगा। लोगों में थोड़ी भद्रता आएगी, थोड़ी सी वो शराफत आ जाएगी। और आखिरी बात, गीत जी, भारत का चुनाव आयोग
यही एक ऐसा चुनाव आयोग है जिन्होंने लोकतंत्र में पिछले 70 सालों से बाकायदा अच्छी तरह से सारे चुनाव करवाए हैं और इन्होंने 36 देशों में चुनाव करवाए हैं। मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूं, 36 देशों में इन्होंने चुनाव करवाए हैं। क्यों कि भारत का हर प्रांत जो है, हर प्रांत की संस्कृति और भाषा अलग अलग है, वो एक देश की तरह है। ओके ये सर। भारत का ही चुनाव आयोग है जिन्होंने अपनी योग्यता आज तक 70 सालों में साबित की है और आगे भी करेगी। भारत माता की जय हो। थैंक यू सर, थैंक यू अपने विचार रखने के लिए हमारे साथ। भास्कर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू दीदी मेरी कॉल लेने के लिए। जी आपका सर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, जैसे ही पिक किया तो उसी वक्त आपका डिस्कनेक्ट हो गया, शायद आपने फोन जो है वो रख दिया था। एनीवे सर समय थोड़ा सा कम है तो जल्दी से सर अपनी बात रखिएगा। जी जी हाँ ठीक है जी। मुझे इसमें देखिए यही कहना है कि ये बहुत अच्छा से है, ये स्वागत करने योग्य है। इसमें बड़ा बेनिफिट होगा कि एक तो वो जो पूरा टाइम नहीं पूरा कर पा रहे थे वो एक इंडिपेंडेंट एक वो हमने सुना है कि वो कॉर्पोरेशन बॉडी बन जाएगी। तो वो जो भी रहेंगे वो परमानेंट रहेंगे, उनको सारा एक्सपीरियंस होगा, वो शुरू से लेकर वहीं तक ही होंगे, वहीं वो ज्वाइन करेंगे, वहीं वो रिटायर करेंगे। वो एक बहुत अच्छा सिस्टम होगा ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इसमें गीती एक चीज और है जो हमें सबको समझना है, वो ये है कि आप सुधार करिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो सुधार करे वो भी दाग फ्री होना चाहिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का अपना ही जो सारी वर्किंग है, जो उनका कोलिजियम सिस्टम है, जो उनकी वर्किंग है, वो अंडर क्लाउड है, वो भी उनको समझना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरों का ही सुधार करो। आंखें आपकी सर ये जो आपने बात कही है, हाँ ये जो अभी आपने बात कही है, इस पर हमारा भी एक सवाल था, लेकिन ये आपने कर ही दी है बात, तो सर इस पर जल्दी से मैं दोनों मेहमानों का भी टेक लेना चाहूंगी क्योंकि समय हमारे पास कम है सर। हाँ नहीं कोई बात नहीं, तो यही ठीक है। अगर आप इनसे भी पूछ लीजिए, बड़ी अच्छी बात है। तो वो भी अगर वो देखें कि वहां भी सुधार होना चाहिए, तो उनकी सुधार की वैल्यू ज्यादा होगी, मैं ये कह रहा हूँ। तो सिर्फ दूसरों को ना देखें, अपने आप को भी देखें। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट का जो खुद एक इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर रहेगा, उस पर अमीन जी उन्होंने बात की है, जो हमारे आखिरी कॉलर थे। जी पहली बात तो जो हमारे प्रथम प्रश्नकर्ता थे उनका ये कहना था कि सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन जो लोग चुनाव के दौरान उल्टी सीधी बातें करते हैं, एक दूसरे पर गंदी गंदी बातें करते हैं और स्पीच देते हैं और एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं, उस बारे में मेरा ये कहना था कि अभी मैंने पहले ही अपनी स्टार्टिंग में कहा था आपको कि चुनाव आयोग के पास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद ही कुछ पावर्स आते हैं, लेकिन उन पावर्स में वो कोई सजा नहीं दे सकते, सिर्फ उनको एक डायरेक्शन दे देते हैं कि साहब ऐसा मत करिए, आपको इतने दिन के लिए रोक दिया जाता है चुनाव के लिए, लेकिन प्रॉपर पनिशमेंट नहीं दे सकते। उसमें अभी ये भी बात आएगी, जब सुधारों की बात आएगी कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के साथ में, तो मुझे लगता है जो पहले से रिकमेंडेशन दी गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसमें उनको कुछ पावर्स भी दिए जाएंगे उन पे इस तरह के लोगों के पास सीधा एक्शन ले सके। जैसे कि हमारे पास कोर्ट है, लेकिन वो सिर्फ चुनाव के पर्पस के लिए है, उनकी हियरिंग नहीं होता है, उनको सजा देने के लिए कुछ नहीं होता, बस इलेक्शन की उसमें प्रोसीडिंग्स में भाग लेना है, कैंडिडेट को आना है नहीं जाना है, उसको रोकना है, इस तरह की बातें होती है। लेकिन जहां तक का सवाल उन्होंने दूसरे प्रश्नकर्ता भास्कर साहब ने उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उसके बारे में मैं कुछ कहने में असमर्थ हूँ। ये तो सिर्फ देश देख रहा है, लॉ मिनिस्ट्री देख रही है और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देख रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देख रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपना रोल है, उसमें हमारा कुछ इस बारे में नहीं मैं कुछ कह सकता। आर साहब कहें तो बात अलग है। ओके सर प्रोग्राम को मुझे यहीं पर अभी समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बार बार कायदे से अब जो है कमांड आ रही है, तो ऐसे में अभी मैं सबसे पहले तो आप दोनों का धन्यवाद करना चाहूंगी। इस पूरे मसले को आपने हमारे सामने रखा, तमाम पॉइंट्स हमारे सामने रखे हैं, तो उसके लिए प्रोफेसर रौनकी राम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए सर। एंड डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने प्रेशियस टाइम निकाल कर इस पूरे मसले को हमें समझाने की कोशिश की है एंड दोनों का धन्यवाद। लेकिन व्यूअर्स से भी एक अपील कि आज के इस एपिसोड को लेकर अपना फीडबैक या फिर अपना सजेशन हमें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। और ये फीडबैक देने के लिए आप geet@justbroadcasting.com या फिर info@justbroadcasting.com पर हमें मेल कर सकते हैं।
तो जरूर कीजिएगा। लेकिन इसके साथ एक और अहम बात है, कल का विषय बहुत ही गंभीर विषय, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी पर जो है वो हम बात करने वाले हैं, और आई एम वेरी श्योर कि वो प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आएगा, जरूर देखिएगा। इसी के साथ फिलहाल इजाजत लेंगे, नमस्कार।